ये लोग एक डेस्परेट सिचुएशन में फंस गए थे और इतनी बड़ी स्केल की ज़ोंबी अटैक को क्लीन अप करने का कोई रास्ता नहीं था। बियान जुनवू बहुत प्राउड था, लेकिन अपने कंपेनियंस के जीवन के साथ वो मजाक नहीं कर सकता था। बियान जुनवू ने अपना सैटेलाइट फोन निकाला और रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट मिलिट्री लेवल से कांटेक्ट करने लगा। अपने अथॉरिटी के साथ वो डायरेक्टली रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट कमांडर जू जंग से बात कर सकता था। रिवर साउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स ब्लिजर्ड सिटी में ही थे। ये शहर के बड़े बड़े ग्रे वॉल्स से ढका हुआ है और यहाँ बर्फ गिर रही है। कमांड सेंटर की आउटर वॉल थिक बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई है ताकि हाई रूम्स में बैठने वाले लोग ब्लिजर्ड सिटी का नजारा क्लियरली देख सके। ग्लास वॉल के सामने एक 50s के सोल्जर खड़ा था जो ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए था, जिसमें जनरल स्टार था। उनका ग्रे हेयर बहुत ही मेटिकुलसली कॉम्ब था। उनका चेहरा एकदम शार्प था और उनकी आंखें भी तीखी थी। वो रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट कमांडर जू जंग थे। कॉल कनेक्ट होने के बाद बियान जुनवू ने जू जंग को यहाँ की सिचुएशन समझाई। हमें सपोर्ट चाहिए, बाहर हजारों ज़ोंबीज हैं और उन्होंने हमारी शेल्टर को कंप्लीटली घेर लिया है। क्या हेवनली सी सिटी का प्रॉब्लम इतना सीरियस हो गया है? बियान जुनवू की रिपोर्ट सुनने के बाद जू जंग का चेहरा सीरियस हो गया। हेवनली सी सिटी ब्लिजर्ड सिटी से सिर्फ 300 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूर है। अगर वहाँ ज़ोंबी क्राइसिस फैलती है तो कुछ दिन में ब्लिजर्ड सिटी भी अफेक्ट करेगी। शुरू में जू जंग ने ज़ोंबीज को सीरियसली नहीं लिया था और वहाँ के इलाइट इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बियान जुनवू और उनकी टीम वहां फंस जाएंगे और हेडक्वार्टर से मदद मांगनी पड़ेगी। तुम्हें पता है कि उस टीम के 7 लोग ब्लिजर्ड सिटी के फर्स्ट क्लास म्यूटेंट्स में से हैं। 1 मिनट रुको, जू जंग ने कहा और कमांड रूम के पीछे तरफ देखा। वहां एक ह्यूज डिस्प्ले स्क्रीन थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के शेल्टर के आसपास का स्क्रीन दिखाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एरिया का सैटेलाइट इमेज जल्दी से जल्दी कॉल अप किया। वीडियो में ज़ोंबीज एक बड़े स्नोफील्ड पर एंड्स की तरह इकट्ठा हो रहे थे और एरिया का रेडियस 10 किलोमीटर था। काउंट करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्पेसिफिक नंबर दिया। पिक्चर में ज़ोंबीज की गिनती 3,95,000 थी। उसने फोन उठाया और बियान जुनवू से कहा, ज़ोंबीज बहुत ज्यादा हैं, हम सबको मार नहीं सकते बिना 100 ऑफ मिसाइल्स के। बियान जुनवू ने जू जंग की बात सुनी और तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। मिसाइल्स आजकल लार्ज मिलिट्री रीजन के लिए स्ट्रेटेजिक वेपन है और अर्सेनल के लिए उन्हें प्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया है। एक मिसाइल कम होना भी उनके पावर को इफेक्ट करेगा। जू जंग इतनी सारी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज को खत्म कर सके। इतने सारे ज़ोंबीज को खत्म करने का सबसे बड़ा इफेक्टिव तरीका है डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल करना। जू जंग की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे एक लोहे के पाइप से आ रही हो और एक लो हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी जो ठंडी और हार्ड थी। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस 172 मीटर अंडरग्राउंड है और इसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि डेथ ऑफ लव को सीधा वहाँ लॉन्च किया जाए। इस तरीके से ये ज़ोंबी वेव पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जू जंग ने बिना हेजिटेशन के डूम्सडे वेपन अटैक लॉन्च करने का फैसला किया। बियान जुनवू की आंखें छोटी हो गई ये सुनने के बाद। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरा हेवनली सी सिटी एक वेस्ट लैंड बन जाएगा। जू जंग ने ठंडी आवाज में कहा, हेवनली सी सिटी में तो सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं। अब कुछ लोगों की कुर्बानी देकर ज़ोंबी क्राइसिस को दूसरे सिटी तक फैलने से रोकना सबसे इफेक्टिव तरीका है। बियान जुनवू को पता था कि जू जंग की बात सही है। आजकल हेवनली सी सिटी में शायद सिर्फ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग ही बचे हैं। डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल बिना डाउट के सबसे समझदार तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से डेथ ऑफ लव गुजरेगा वहाँ इंसानों जैसे क्रिएचर के लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। बियान जुनवू और उसके टीम के पास शेल्टर छोड़ने और ग्राउंड पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है और शेल्टर के अंदर जो सप्लाईज हैं वो 20 साल तक रेडिएशन खत्म होने तक नहीं चलेगी। बियान जुनवू को पता था कि इस वक्त वो रीजन पर रिलाई नहीं कर सकता। जू जंग, कृपया हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। जू जंग ने ये सुना
और कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर तुम ज़ोंबी टाइड को सॉल्व नहीं कर पाते तो मैं डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल करूंगा। जू जंग को पता था कि अगर बियान जुनवू और हेवनली सीसीटी के लोकल फोर्सेस 24 घंटे के अंदर ज़ोंबी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती तो उन्हें और वक्त देना बेकार होगा। रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट कमांडर के रूप में वो इतने सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकते कि एक पॉसिबल क्राइसिस को पूरे रिवर साउथ डोमेन या पूरे देश में फैलने दे, सिर्फ कुछ सबऑर्डिनेट्स या पूरे देश के लिए। बियान जुनवू ने कॉल एंड किया और उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, जिससे जिया होंगलियान और बाकी लोगों को इंक्वायरी का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जिया होंगलियान ने चिंता से पूछा, कमांडर ने क्या कहा? मिसाइल का सपोर्ट कब आएगा? उसने अपनी सारी उम्मीद रिवर साउथ डोमेन की मदद पर रखी थी। बियान जुनवू ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, हेडक्वार्टर से जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग ज़ोंबीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बियान जुनवू की बात सुन के उसके आसपास के लोगों की आंखें छोटी हो गई और उन्होंने चीख कर कहना शुरू किया, डेथ ऑफ लव ये डूम्सडे वेपन है जो दुनिया के एंड के वक्त के लिए फॉरबिडन वेपन है। इसका पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये एक जमीन पर ऐसे रेडिएशन इफेक्ट छोड़ता है जो डिकेड तक एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अगर हेवनली सी सिटी पर डेथ ऑफ लव का अटैक होता है तो वो एक कंप्लीट वेस्टलैंड बन जाएगा। अगर सीधा हिट नहीं होता तब भी ह्यूमंस रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे। हम एक सॉलिड अंडरग्राउंड शेल्टर में छुप रहे हैं, लेकिन अगर हम इफेक्ट नहीं भी होते हैं तब भी हम बाहर नहीं आ सकते। ये क्या हो रहा है? क्या ये हमें अंडरग्राउंड मरने के लिए कह रहे हैं? जियाओ होंगलियान का गुस्सा देखते हुए बियान जुनवू ने शांत स्वभाव से कहा, इस वक्त गुस्सा करना बेकार है। हमें ज़ोंबीज को हैंडल करने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम सिर्फ अंडरग्राउंड रहकर सप्लाईज खत्म होने तक जिंदा रहेंगे। उसने अपने रिस्ट को उठाया जिसमें एक गोल्ड रोलेक्स वॉच थी। अभी भी 23 घंटे और 58 मिनट है डेथ ऑफ लव को आने में। बियान जुनवू को जिया होंगलियान की जज्बात की परवाह नहीं थी। अगर गुस्सा काम आता तो वो सबसे ज्यादा गुस्सा होने को तैयार था। जिया होंगलियान भी जल्दी समझ गई कि अब ये वक्त नहीं है कि देखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत। हमें मिलकर बाहर के ज़ोंबी क्राइसिस को सॉल्व करना होगा। बियान जुनवू ने जिया होंगलियान से कहा, अब मुझे शेल्टर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन तुरंत दो, खास करके वेपन्स और इक्विपमेंट की डिटेल्स। फिर उसने मिंग सुयू की तरफ देखा और कहा, तुम दूसरे फैमिलीज को इस मामले के बारे में सब कुछ बताओ। हमें उन्हें ये समझाना होगा कि अगर इस बार उन्होंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की तो सबको एक डेस्परेट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। बियान जुनवू ने अपने फ्रॉग मिरर को पुश किया और कहा, हमें ये भी बताना होगा कि जो भी भागने की कोशिश करेगा वो रिवर साउथ डोमेन के द्वारा एंडलेस हंटिंग का शिकार बनेगा। मिंग सुयू ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, उसे पता है कि हर एक कॉम्बैट पावर अब बहुत जरूरी है। जैंगी, शिंतियान, वेदिंग हाई और स्नो वर्शिप सेक्ट जिया होंगलियान को उनके चैरियट्स के साथ बांधा जाना चाहिए। जिया होंगलियान ने कुछ गहरी सांस ली और अपने जज्बात को शांत करने की कोशिश की। अब उसके पास सिर्फ बियान जुनवू पर भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने यू कुंटिन को बुलाया और कहा, उसे हमारी सारी इंफॉर्मेशन दे दो। यू कुंटिन का चेहरा भी थोड़ा उड़ा हुआ था। उसने बियान जुनवू की तरफ देखा, हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ कहे शेल्टर की सारी इंफॉर्मेशन बियान जुनवू को दे दी। अब बात करते हैं बाहर की दुनिया की। जैंगी और कई बड़े फोर्सेस के लोग रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ जल्दी से आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ही एहतियात बरत रहे हैं, डर से कि कहीं ज़ोंबी टाइड ना मिल जाए। सबके दिल में कॉम्प्लेक्स थॉट्स है और सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। स्नो वर्शिप सेक्ट का सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जाहिर है कि ज़ोंबी टाइड उनका ही बनाया हुआ मॉन्स्टर है, लेकिन अब सिचुएशन जो हो गई है उसे पलटना थोड़ा मुश्किल है और इस क्राइसिस को परफेक्टली सॉल्व करना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। ज़ोंबी किंग से ब्लड वाइन के थ्रू कांटेक्ट करना और फिर पूरी ज़ोंबी ग्रुप को कंट्रोल करना काफी ट्रबलसम है।
इंफॉर्मेशन को सही से कन्वे करना मुश्किल है, वरना ज़ोंबी किंग के विजडम से समझना डिफिकल्ट होगा और ज़ोंबी टाइड को ऐसे रिट्रीट कराना दूसरे फोर्सेस का सस्पिशन आसानी से जगा सकता है। जब जिंगी जियान हेजिटेट कर रहा था, उसने मिंग सुयू से एक मैसेज रिसीव किया। उसने मैसेज पढ़कर अपने गाल को कुछ बार ट्विच किया। डेथ ऑफ लव आ रहा है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा डराता है वो यहाँ आ ही गई। रिवरसाउ डोमेन जो मिलिट्री फोर्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है, उन सबको आसानी से वाइप आउट कर सकता है। जिंगी जियान हमेशा काम रहता था, लेकिन इस मोमेंट पर वो कार पर हार्ड से मारने लगा। ये 24 घंटे के अंदर नहीं होने देना है। मैं इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स को जिंदा कैसे रख सकता हूँ और उनका सस्पिशन कैसे भगा सकता हूँ। जिंगी जियान के आंखों में एक तेज चमक थी, जैसे वो किसी को मार देना चाहता हो। इस मोमेंट पर वो भी डिलेमा में था। लूशेंग डिस्ट्रिक्ट के दिशा में जैंगी और दूसरे लोग स्नो मोबाइल पर आ रहे थे। उन्हें मिंग सुयू से भी न्यूज मिली। जैंगी की आंखों में पहले थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन जल्द ही उसने हंसना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही, उसने कहा। डेथ ऑफ लव के आने से डरने के बजाय मुझे खुशी है। ये सब कुछ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अलग है, पर ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा डेथ ऑफ लव की उपस्थिति ने चीजों की प्रोग्रेस को तेजी से बढ़ा दिया है। हमारे मुकाबले में स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों को ज्यादा हेडेक होना चाहिए, है ना? उनके पास ज़ोंबी टाइड को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होगा, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ मरने नहीं देना चाहेंगे। तो उन्हें इन हजारों ज़ोंबीज को छोड़ना पड़ेगा। ये उनका सबसे बड़ा एसेट भी है अभी के लिए। अगर ये वेव ऑफ ज़ोंबीज भी खत्म हो जाती है, तो कम से कम एक छोटी सी टाइम के लिए वो पावरफुल ज़ोंबीज को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास उन्हें मारने का एक चांस होगा। जैंगी ने अपने सर को उठाया और अनजाने से आसमान की तरफ देखा। उससे लगा कि एक डेथ गॉड सिकल पकड़े हुए आसमान से गिर रहा है और सब कुछ तबाह कर रहा है। अभी भी थोड़ा स्केरी है, उसने सोचा। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कुछ एंटी रेडिएशन फंक्शंस है और लो रेडिएशन इंटेंसिटी को शॉर्ट पीरियड के लिए रेजिस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो का प्लान भी बनाना होगा। म्यूटेंट स्पेस जीवित चीजों के लिए सर्वाइव करने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए छुपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लगभग 1 मिनट है, जो जैंगी ने खुद टेस्ट किया है। अगर वो चीज आसमान से गिरती है तो जैंगी अपने लोगों को अंदर छुपाने ले जा सकता है और इनिशियल इम्पैक्ट से बच सकता है। हालांकि ये नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन ये कम से कम एक मेथड है जो ट्राई किया जा सकता है। एक ही प्रॉब्लम है कि उनका डिसेंड सेंट्रल एरिया में नहीं होना चाहिए। जैंगी ने एक सैटेलाइट फोन निकाला और जोकीर और बाकी लोगों को जो शेल्टर में थे याद दिलाया, तुरंत बेसमेंट में चले जाओ जो 3rd फ्लोर के नीचे है। हेवनली सी सिटी को हिट किया जा सकता है। उसने ये न्यूज कार में सबको भी दी। जब सबने ये सुना, उनके चेहरे पर नर्वसनेस छा गई। हमारे पास 24 घंटे हैं इससे डील करने के लिए, अंकल यू ने गंभीरता से कहा। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज, ये इतना आसान नहीं है। अगर 3 लाख पिग्स भी होते तब भी हम सबको 24 घंटे में नहीं पकड़ पाते। जब सबको ये पता चला कि हेवनली सी सिटी को 24 घंटे से भी कम टाइम में एक डेवस्टेटिंग ब्लो लगेगा, तब लगभग सभी बहुत नर्वस हो गए। लियांग यू ने अपने चेहरे को ऐसे पकड़ा जैसे चिंता से भर गया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस सोचती रही कि चीजें कैसे कैसे बदल सकती हैं। फैटी शू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मटर किया, बस हो गया, अब तो हम गए। इस बार सच में सब खत्म है। बॉस, क्या हम भाग नहीं सकते? 24 घंटे काफी हैं हमें हेवनली सी सिटी से निकलने के लिए। जैंगी ने सैटेलाइट फोन पर इंफॉर्मेशन देखी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे एक और बात है। उन्होंने कहा कि अगर हम भाग गए तो रिवरसाउ डोमेन हमें हर तरफ से हंट करेगा बिना किसी एस्केप के। तुम्हें लगता है ज़ोंबी टाइड रिवरसाउ डोमेन से ज्यादा खतरनाक है? फैटी शू का चेहरा और पीला पड़ गया और ये क्लियरली दिख रहा था कि दोनों में से कोई भी चीज उसे बिना बरियल के मार सकती है। ज़ोंबी के साथ लड़ना अब भी 50% सर्वाइवल चांस देता है,
लेकिन रिवर साउथ डोमेन के टारगेट होने पर सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। आखिर अगर रिवर साउथ डोमेन कुछ करना चाहे तो वो अपनी पावरफुल सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम के थ्रू हमेशा लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एम्बैरसिंग है, फैटी शू ने कहा। उसका चेहरा कड़वा था। जैंगी ने अपनी चेयर में झुककर अपनी आईलिड्स को नीचे किया और रिलैक्स टोन में कहा, चिंता मत करो, इस ज़ोंबी क्राइसिस का सॉल्यूशन है। अगर हम जान जाएं कि स्नो वर्शिप कल्ट ज़ोंबीज के पीछे हैं तो चीजें बहुत सिंपलर हो जाएंगी। उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं उनके ज़ोंबी के हिडन लोकेशन को एक्सपोज कर दूंगा और वो अब जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगला ट्रबल हमारा नहीं उनका होगा। जैंगी बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। उसे पता था कि ज़ोंबी क्राइसिस का एक सॉल्यूशन जरूर होगा, बस देखना ये है कि स्नो वर्शिप कल्ट इसे कैसे हैंडल करता है। आखिर वो नहीं चाहेंगे कि डेथ ऑफ लव उनके एम्बिशन को फुलफिल होने से पहले सब कुछ बर्बाद कर दे। जैंगी की आंखों में एक अंधेरा चमक गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और ये मेरी उम्मीद से ज्यादा नहीं बदला। अब ये डिपेंड करता है कि अगला इवेंट मेरे डिजायर्ड इफेक्ट को अचीव करता है या नहीं। रिवर साउथ डोमेन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस एक बंकर नहीं है। ये एक वॉर टाइम फोर्ट्रेस के रूप में तैयार किया गया है और उसकी पावरफुल सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो स्नो वर्शिप कल्ट के जैसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। बियान जुनवू, जिया होंगलियन और बाकी लोग कॉम्बैट कमांड रूम में थे और ब्रेकआउट प्लान बनाने लगे। हालांकि 3 लाख से ज्यादा ज़ोंबीज को अलाइनेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, लेकिन अब भी एक चांस है क्योंकि जो लोग बचे हैं वो सब टॉप इलाइट्स हैं। जल्द ही एक टेम्पररी प्लान तैयार किया गया। ज़ोंबीज को एलिमिनेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है उनका कमांड सेंटर, यानी ज़ोंबी किंग को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इस बार हमने ज़ोंबीज को डिस्टर्ब किया और उन्होंने पहले ही अटैक किया, इसीलिए ज़ोंबी किंग ज़ोंबीज के पीछे ही होना चाहिए। हमें ब्रेकआउट करना होगा, ज़ोंबी किंग की लोकेशन कंफर्म करनी होगी और उसे मारना होगा। ज़ोंबीज कमांड लूज करने के बाद इतने स्केरी नहीं रहेंगे। बियान जुनवू के सामने एक ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैप था। सेंटर में रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस था। यहाँ पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे ऑटोमेटिक मशीन गन्स एक्सेट्रा। इनका यूज करके ज़ोंबी को क्लीन अप करना और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज को एलिमिनेट करना कोई मुश्किल नहीं है। ब्रेकआउट कैसे करेंगे? जिया होंगलियन ने पूछा। ज़ोंबीज बहुत ज्यादा हैं और हमारी फायर पावर से हम सबको नहीं मार सकते। ज़ोंबीज के बीच में ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज भी हैं जिनकी कॉम्बैट पावर म्यूटेंट्स के बराबर है। बियान जुनवू और उसकी टीम अगर 5 ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज से डील भी कर सकते हैं तो बाहर 100 से भी ज्यादा ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज होंगे और ब्रोंज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज भी होंगे। हमें उस आदमी पर डिपेंड करना होगा जिसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है। बियान जुनवू ने अपने फ्रॉगी ग्लासेस को पुश किया और उसने जैंगी का शैडो अपने दिमाग में देखा। वूडी ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस क्रिटिकल मोमेंट पर हम उस पर डिपेंड करेंगे जो हमें बचा सके। जैंगी का व्हीकल अब तक रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस नहीं पहुंचा था कि अचानक उसका सैटेलाइट फोन बज गया। कॉलर आईडी पर जो नंबर दिखाई दे रहा था वो बियान जुनवू का था। जैंगी ने अपनी आईब्रोज उठाई और बाकी सब ने क्यूरियोसिटी से देखा। जैंगी को पता था कि सब रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के सिचुएशन को लेकर क्यूरियस हैं, इसीलिए उसने एक्सटर्नल वॉइस ऑन की। कैप्टन बियान, अब आप कैसे हैं? जैंगी ने पूछा। बियान जुनवू की ठंडी आवाज फोन पर आई, अब ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनो जैंगी, अभी सपोर्ट के लिए मत आओ, पहले बीच पर जाओ और अपनी एबिलिटी से ज्यादा सी वाटर कलेक्ट करो। जैंगी और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए बियान जुनवू का प्लान। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबी के सामने उनके पास लार्ज स्केल वेपन नहीं है जो इफेक्टिवली किल कर सके, लेकिन एक बड़ा अमाउंट ऑफ सी वाटर एक बहुत ही लीथल वेपन है। जब ज्यादातर ज़ोंबीज सी वाटर में डूब जाएंगे, उनकी मूवमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होंगी और वो ह्यूमंस के लिए थ्रेट बनने में मुश्किल हो जाएंगे। और तो और जब ज्यादा सी वाटर लैंड पर रिलीज होता है वो शॉर्ट टाइम में फ्रीज हो जाता है। ये बिना शक के एक बहुत ही यूजफुल वेपन है इन्हें डील करने के लिए।
जैंगी ने बिना हेजिटेशन के कहा, मैं समझ गया, मुझे 4 घंटे चाहिए होंगे। उसने तुरंत अंकल यू को बोला कि कार को घुमा के ईस्ट चाइना सी की तरफ ड्राइव करे। बियान जुनवू ने शिंगतियान और बाकी लोगों को रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस से दूर रहने को कहा। उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक सब रेडी नहीं हो जाते और फिर ज़ोंबीज पर अटैक लॉन्च करना होगा। इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जैंगी के साथ लाया गया सी वाटर। 4 घंटे धीरे धीरे गुजर रहे थे। हर मिनट और हर सेकंड शेल्टर में लोगों के लिए एक कष्ट था। कई बड़े फोर्सेस के लोग भी काफी नर्वस थे, खास करके जिंगिजियान जो इस वक्त बहुत ही परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके द्वारा छुपाए गए कुछ ज़ोंबीज को कैसे ढूंढ लिया। अब एक चुनाव करना था, या तो ज़ोंबीज को छोड़ देना ताकि रिवर साउथ डोमेन का भरोसा मिल सके और फ्यूचर में ब्लड वाइन का इस्तेमाल करके ज़ोंबीज को धीरे धीरे डेवलप और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, या फिर जान की बाजी लगाकर हेवनली सी सिटी के सभी लोगों इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन टीम को मारना पड़ेगा। बिना शक के दूसरा ऑप्शन नफरत से भरा हुआ और इर्रेशनल था। शेल्टर में छुपाए गए लोगों को मार के उन्हें तुरंत निकलना मुश्किल था और ज़ोंबीज के अटैक मेथड्स को देखते हुए रिवर साउथ डोमेन के साथ क्लैश करना नफरत से भरा और बेकार काम होता। इसीलिए शिंगिजियान को दुखद डिसीजन लेना पड़ा कि ज़ोंबीज को छोड़ना पड़ेगा ताकि किंग को बचाया जा सके। उन्हें रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के 3 लाख ज़ोंबीज को छोड़ना पड़ा। ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन ये उनका सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें ज्यादा रियलिस्टिक होने की जरूरत थी ताकि कोई ये ना समझ सके कि ज़ोंबीज उनके कंट्रोल में है। जिंगिजियान दूर से ठंडी नजर से डेंस ग्रुप ऑफ ज़ोंबीज को देख रहा था। ठंडी हवा उसके क्लोक के जरिए चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और ठंडी हवा से उसके गले में दर्द हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बियान जुनवू और बाकी लोग बेकार नहीं है। उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए। मैं सिर्फ ज़ोंबीज को ऑर्डर नहीं दूंगा और उन्हें ह्यूमन इंस्टिंक्ट के हिसाब से अटैक करने दूंगा। जैंगी और उसकी टीम 4 घंटे से ज्यादा वक्त गुजार कर फाइनली सी साइड से काफी सारी सी वाटर ले आई। उसने बियान जुनवू से संपर्क किया और उसे बताया कि सी वाटर तैयार है, लेकिन हमें एक कमांडिंग हाइट ढूंढनी होगी और फिर सी वाटर को डंप करना होगा। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो, ये सिर्फ ज़ोंबीज के फॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा और उनकी मूवमेंट्स को धीमा करेगा। लेकिन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के आसपास सब फ्लैट लैंड है और इन्हें पूरी तरह से डुबाना मुश्किल है। बियान जुनवू ने कहा, ये काफी है, हमें बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ताकि हम ब्रेक थ्रू कर सकें। सिर्फ ब्रेक थ्रू करके हम ज़ोंबी किंग को ढूंढ सकते हैं और उसका सर काट सकते हैं। ज़ोंबी किंग को मारने के बाद ज़ोंबीज का ग्रुप कोई थ्रेट नहीं होगा और हमारी तलाश के मुताबिक ये हेवनली सी सिटी में ज़ोंबीज का आखिरी बैच है। चाहे जो भी सीक्रेटली सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, इस बैटल के बाद हेवनली सी सिटी को शॉर्ट टर्म में ज़ोंबीज की चिंता नहीं करनी होगी। बियान जुनवू की आंखों में ठंडक थी। उसने अपनी मन में फैसला कर लिया था कि ज़ोंबी क्राइसिस के बाद उसे मास्टरमाइंड को ढूंढना पड़ेगा जो इतनी बड़ी ज़ोंबीज के आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। या तो उसे रिवर साउथ डोमेन का मेंबर बना लो या फिर उसे मार दो। जैंगी ने कॉल खत्म किया और लियांग यू से कहा कि वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के आसपास हाई पॉइंट की तरफ ड्राइव करे। लियांग यू ने हाथ से गेस्चर करके कहा, ठीक है। दूर से उन्हें एक ह्यूज ग्रुप ऑफ ज़ोंबीज दिखाई दी। कुछ किलोमीटर्स दूर एक बड़े ब्लैक मास को देखकर लोगों को दिल से डर लग रहा था। खुशकिस्मती से वो इतने दूर थे कि ज़ोंबीज का ध्यान रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ अट्रैक्ट था। अगर वो इस वक्त उनका पीछा करते तो जैंगी और उसकी टीम को काफी परेशानी होती। बियान जुनवू ने शिंगतियान और दूसरे लोगों से संपर्क किया और उन्हें तैयार रहने को कहा। जब जैंगी सी वाटर गिराने लगेगा तब शेल्टर के लोग लड़ना शुरू करेंगे और ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तब उन्हें बाहर काफी केओस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन टीम और रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के कोर कॉम्बैट फोर्सेस को छोड़ने का मौका मिले।
कई मेजर फोर्सेस के लोग पहले से ही आसपास अपनी पोजीशंस ले चुके थे, सिर्फ बियान जुनवू के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वो ज़ोंबीज पर डिसरप्टिव अटैक लॉन्च करेंगे। हालांकि मेजर फोर्सेस में अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, जो सर्वाइव कर गए हैं वो सब इलाइट हैं। लगभग आधे तो कैप्टन लेवल के म्यूटेंट्स हैं और कुछ तो सबसे इलाइट वॉरियर्स हैं। जैंगी और उसकी टीम रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस से 4 किलोमीटर दूर एक क्लिफ पर पहुंच गए। फैटी शू ने बाहर देखा और कहा, खुशकिस्मती से ज़ोंबीज का ध्यान रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ अट्रैक्टेड है। अगर इतनी ज़ोंबीज हमें चेस करने आती तो उन्हें छोड़ना सच में मुश्किल होता। अगले पल जैंगी और उसकी टीम कार से बाहर निकल आए और क्लिफ से ज़ोंबीज को देखा। फैटी शू ने जैंगी से पूछा, इतने सारे ज़ोंबीज के साथ क्या हम सिर्फ सी वाटर यूज कर सकते हैं? जैंगी ने ज़ोंबीज के सीन को देखते हुए बड़े डायमेंशनल डोर्स खोल दिए और कहा, ट्राई करके देख लो। अगले पल 2 तेज धारों में पानी बहने लगे और नीचे गिरने लगे। ये पानी डीप सी एरिया से लाया गया सी वाटर था, जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई था। लेकिन फिर भी जब ये सी वाटर एयर से कांटेक्ट में आया और -60 डिग्री टेम्परेचर पर गिरने लगा तो ये तुरंत ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो गया। पानी के बहते हुए स्ट्रीम्स में कई वाइट आइस फ्लावर्स बन गई और ये फ्लैट लैंड के आसपास रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ बढ़ने लगी। बाकी फोर्सेस दूर से जैंगी को देख रहे थे। जैंगी ने कहा, अब शुरू करने का वक्त है।